तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, एक लंबे रेस्ट के बाद मैं आज निकल पड़ा हूँ फिर से पहाड़ों की तरफ को। 6 से 7 घंटे का सफ़र रहेगा मेरा। तो बाया रानीखेत होते हुए जाऊँगा मैं। तो समय 10 बज चुका है और मौसम ठीक ठाक है, 50-50 कह सकते हो। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं यहाँ से चौखुटिया, और ब्रेक लेंगे रानीखेत में या खैरना में। तो चलिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो अपनी नेपाल यात्रा पूरी करने के बाद करीब थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, करीब 1 हफ्ता। 17 को पहुंच गया था मैं। तो लगभग 1 हफ्ते बाद आज थोड़ा सा ब्रेक लेकर के मैं निकल गया हूं पहाड़ों को। तो आज की यात्रा मेरी चौखुटिया तक रहेगी। लंबा सफ़र है, काफ़ी लंबा सफ़र है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास का सफ़र रहेगा ये। तो नेपाल यात्रा आप लोगों को पसंद आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। और हो सकता है आशातीत वो यात्रा मेरी ना रही हो, और आप लोगों को क्योंकि मेरा एन वक्त पे नेपाल का प्रोग्राम जो है बदला था ना। मुझे कहीं जहाँ जाना था वहाँ पर लोगों ने मुझे सलाह दी कि अभी इस वक्त मत जाइए, बहुत ज़्यादा भूस्खलन और बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, और कई मार्गों पर तो कीचड़ भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने एन वक्त पे महेंद्र नगर से अपनी यात्रा बदल दी और मैं दूसरी तरफ चला गया। तो फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियोस को। तो मौसम दोस्तों ठीक ठाक है अभी, हालांकि मैंने अपनी सेफ्टी रखी हुई है, लेकिन फिर भी अभी के हिसाब से देखें तो 50-50 लग रहा है। अभी धूप है हल्द्वानी में तो ये, लेकिन पहाड़ों की तरफ कोई भरोसा नहीं है, कब बरस जाए कब क्या हो जाए, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलना है। पूरा दिन है मेरे पास, अभी 10:15 ही हुआ है। पूरा दिन मेरे पास है, शाम तक पहुंच जाऊंगा, रहने की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर चौखुटिया में आराम से। तो इस बार मेरी यात्रा जो है आगे विशेष स्थानों की तरफ है, जो मैं आपको इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अभी एकदम से कहना ठीक नहीं है, फिर वो अगर मान लिया प्रोग्राम बदल गया तो फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन इस चौखुटिया यात्रा के बाद आपको मेरी यात्रा बिल्कुल विशेष स्थान की तरफ आपको मिलेगी। तो आप कुछ लोग गैस कर रहे होंगे कि मैं कहाँ जाऊँगा। कमेंट करके बता देना कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ मैंने मन बनाया है। लेकिन जहाँ पर भी बनाया है वहाँ पर बहुत 1% भी लोगों ने आपको नहीं दिखाया होगा, इतना मैं दावा करता हूँ। तो ठीक है, नाश्ता वगैरह मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह केवल मैंने एक दही पिया था 1 कटोरा, और 1 आम खाया था बस। उसके अलावा मैंने अभी कुछ नहीं खाया है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं कर रही है। पता नहीं क्या हुआ है, पेट में बुखार जैसा है, खाने की इच्छा नहीं कर रही है। कल रात भी मैंने 1.5 रोटी खाई थी खाली, इच्छा ही नहीं हो रही है खाने की। चलिए फ्यूल भरवा लिया है, पेट्रोल टंकी लगभग फुल करा ली है, लगभग क्या पूरी फुल करा ली है। तो लौटने तक का मेरे पास फ्यूल रहेगा। तो ये भुजिया घाट पहाड़ों की यात्रा का पहला हिल स्टेशन कह सकते हैं, या पहाड़ों से वापसी में इसे आखिरी हिल स्टेशन कह सकते हैं। छोटा सा हिल स्टेशन है, दुकानें हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं थोड़े, और थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर शौकीन लोग ज़्यादा रुकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है पहाड़ों के यात्री यहाँ पर रुकना कम पसंद करते हैं। तो ये 2 गांव, तो काफ़ी पुराना स्टॉपेज माना जाता है ये। जब हल्द्वानी से केमू और रोडवेज की बसें पहाड़ों को चढ़ती थी तो लगभग 1 घंटा सफ़र करने के बाद यहाँ पर पहला ब्रेक लेती थी। तो आज यहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेट गाड़ियाँ ही रुकती हैं, तो बसें यहाँ पे कम रुकती हैं। प्राइवेट गाड़ियों का ही स्टॉपेज ये हो चुका है। लेकिन हमको याद है, जब हम बचपन में अपने ननिहाल से पहाड़ को जाते थे तो बस यहाँ पर पहला स्टॉपेज लेती थी, और यहाँ पर हम उतर जाते थे। जो घर से मिले पैसे होते थे उनका कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, कुछ चीज़ खाने के लिए उतर जाते थे। तो यह आ गया है आपका
जोलीकोट। जोलीकोट नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, नैनीताल रोड पर मौजूद एक बड़ा हिल स्टेशन, बड़ा इलाका, बड़ा गांव और काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है। अपनी ताज़ी आबो हवा के लिए, ठंडे मौसम के लिए और उत्तराखंड के मौन, एक सबसे बड़े मौन पालन हब के लिए जाना जाता है जोलीकोट। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको आकर्षित करेंगी। और बैंक भी हैं, होटल्स भी हैं, छोटी मोटी और दुकानें भी हैं ज़रूरत की। थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। जब नैनीताल जाते हैं यात्री तो यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि ये इस स्थान का आकर्षण कुछ खास है। तो फ़िलहाल हम नहीं लेंगे ब्रेक, हम अपने सफ़र पर अनवरत आगे बढ़ते रहेंगे। फ़िलहाल हमने जो पहला ब्रेक लेना है वो गर्म पानी या खैरना में लेंगे। हम आलू रायता खाएंगे गर्म पानी का, फिर उसके बाद अपनी यात्रा आगे जारी रखेंगे। लंबा सफ़र है। ये आ गया है पायलट बाबा आश्रम वीरभट्टी। तो इसे पायलट बाबा आश्रम इसलिए कहा जाता है कि एक बाबा पायलट थे कोई, उन्होंने इस मंदिर, इस आश्रम की स्थापना की थी। मंदिर तो नहीं कह सकते हैं, आश्रम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा जो है आकर्षण का केंद्र है। बाकी कुछ भी यहाँ पर मंदिर जैसा नहीं है। इसे एक 3 स्टार होटल इसे कह सकते हैं, आश्रम कह सकते हैं। जो इसके अंदर सुविधाएं हैं वो 3 स्टार होटल जैसी है। बाकी बारिश की छींटे भी लगने लग गए हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के। और पूरा मौसम देखिए बिल्कुल धुंध का हो गया है। पूरे पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया है कोहरे ने। लेकिन ये कोहरा नहीं है, इसे आप कोहरा नहीं कह सकते। ये ज़मीन के सबसे नज़दीक का बादल है, जो कि अब ये पहाड़ इतनी ऊंचाई में है तो इसको कोहरा नहीं कहा जा सकता। ये बादल है, ये ज़मीन के नज़दीक के बादल है। तो काफ़ी लोग इसको कोहरा कह देते हैं। कोहरा तो जाड़ों में लगता है, सर्दियों में। ये वो कोहरा नहीं है। हमारे पहाड़ों में से हॉल कहा जाता है कि हॉल लग गया। और ये मौसम बड़ा अच्छा माना जाता है। बहुत प्रकृति के जो प्रेमी होते हैं, जो नेचर लवर्स होते हैं, उन्हें ये मौसम बड़ा भाता है, मेरी तरह। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का मौसम। बरसात का मौसम भी मुझे पसंद है, लेकिन यात्रा के समय बरसात ना हो बस। बाकी इस तरह का मौसम मेरा फेवरेट है और ऐसे मौसम में यात्रा करना मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो यहाँ से एक बाईपास निकाला गया है केवल भवाली के जाम से बचने के लिए, जो कि नाकाफ़ी है। तो वैसे भी इस तरफ से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है हल्द्वानी की तरफ से। तो फिर भी एक बाईपास का इस्तेमाल हम करेंगे और थोड़ा सा आगे, भवाली से आगे मेन रोड पर ये निकल जाएगा। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। एक बार और गुजरा हूँ मैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल ट्रैफिक कम है इस मार्ग पर, अदरवाइज़ काफ़ी रहता है ट्रैफिक इसमें। लोग नया बाईपास बना, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं शौक़ से। लेकिन इस बाईपास का कोई ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं है। ये केवल भवाली के चौराहे के जाम के से निजात दिलाता है, थोड़ा सा, बहुत ही मामूली। जिस मांग पर ये बनाया गया है वो उस मांग को पूरा करता नहीं है। तो लो जी, आ गया है आपका, मेरा सबका फेवरेट कैची धाम, जो कि कुछ सालों से काफ़ी लोकप्रिय, काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। इंडिया में वर्ल्ड फेमस हो चुका है, इंडिया के अलावा बाहर भी वर्ल्ड फेमस हो चुका है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं बाबा नीम करोड़ी के दर्शन करने के लिए। और कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर लोगों का आना जाना आपको देखने को मिल रहा होगा। ज़्यादा नहीं, 5-1 सालों से। ज़्यादा सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाजाही बढ़ गई है। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा पहलू भी है। तो इस मार्ग पर चलने वालों, क्योंकि एक मेन मार्ग है ये, अल्मोड़ा रानीखेत वालों का तो मेन मार्ग है ही ये, मान लीजिए। तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत है, आए दिन जाम, भीषण जाम। बाकी जो
ज़रूरी सप्लाई वाली गाड़ियां हैं, छोटे टैक्सी वाहन हैं, वो फंस जाते हैं। 4-4 5-5 घंटे लोगों ने इस बीच जाम का मंजर देखा है। ये देखो, ये बिल्कुल डार्क सीज़न है, इस वक्त कोई सीज़न का मतलब ही नहीं है, फिर भी देखो कितनी भीड़ है, मतलब चलने की जगह नहीं है। देखो, ये डार्क सीज़न कहा जाता है, बिल्कुल ये डार्क, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने। और आना यही है सबको, सबको यही आना है, या फिर यहाँ आना है या फिर केदारनाथ जाना है। इस चक्कर में क्या होता है, गाड़ियाँ सड़कों के किनारे खड़ी करके लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। बस इसी के कारण आप लोग जो है टैक्सी वाले भी अल्मोड़ा जाने में, बुकिंग जाने में कतरा रहे हैं, मना कर देते हैं वो कि नहीं भैया, कैंची का जाम। तो चलो फ़िलहाल हमने निकाल ली अपनी गाड़ी, अब हम बढ़ते हैं आगे। लो जी, आ गया गर्म पानी, हमारे एक फेवरेट स्थानों में से एक। अभी ये सुनसान है थोड़ा मार्केट यहाँ की, लेकिन एक समय तो बड़ा ज़बरदस्त ये ठहराव पड़ाव हुआ करता था इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों का, और एक लाइफलाइन भी माना जाता था। लेकिन अब लोगों के पास अपने अपने निजी वाहन होने की वजह से अब लोग यहाँ पर अपने हिसाब से रुकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट है ये गर्म पानी खैरना का, बिल्कुल जॉइंट हो चुका है। गर्म पानी अलग है वैसे और खैरना अलग है, लेकिन अब ये दोनों बिल्कुल एक हो चुके हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा बाज़ार है। अब यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा सा, 12:30 हो चुका है, थोड़ा सा रुकते हैं, कैमरा चार्ज करते हैं अपना और मोबाइल भी चार्ज करते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, और कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं क्योंकि घर से खा के नहीं निकला था मैं। अब थोड़ा भूख जैसी लगी है, खाने का मन हुआ है। यहाँ पर भी जाम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर भी। अब उसका कारण है कि लोग जो है सड़कों में गाड़ियाँ लापरवाही से खड़ी करके चले जाते हैं इधर उधर, बस यही कारण है जाम लगने का। आगे देखिएगा, अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा वो पॉइंट जहाँ पर हमेशा जाम लगता है। ये देखो, लगभग आधी सड़क में इसने तैयार रखा हुआ है, और ये देखो अब इससे जाम कैसे नहीं लगेगा बताओ। पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लोग जनता जिए मरे कोई मतलब नहीं है। जाम लगने के बाद भी 1 घंटे बाद आते हैं वो लोग। तो चलो आगे रुकते हैं यहाँ पर तिराहे पे और कुछ हल्का सा कर लेते हैं लंच। तो चलिए यहाँ पर रुक लेते हैं थोड़ा सा, अपना कैमरा चार्ज करूँगा थोड़ा सा और मोबाइल चार्ज करूँगा और थोड़ा सा खाना खा लूँगा। तो ये तिराहा है बेताल घाट वाला, खैरना वाला। तो आज थोड़ा सा भीड़ कम है, अदरवाइज़ यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पर। तो ये है कृष्णा रेस्टोरेंट। प्रणाम सर, ठीक ही है। तो बैठने की जगह मिल जाएगी, थोड़ा जगह तो नहीं मिलेगी, भीड़ काफ़ी है, कब्जा करना पड़ेगा कोई ना कोई। काफ़ी है भीड़। चलो बैठते हैं कहीं पर।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा बहुत दाना पानी कर लिया है, अब थोड़ा सा शाम तक की दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये है खैरना का पुल, नया बना हुआ पुल है ये। इसके बगल में जो है पुराना पुल है। तो यहाँ से 30 किलोमीटर करीब रानीखेत, 1 घंटे का सफ़र लगभग मेरे हिसाब से। खैरना जो है देखिए 2 नदियों के किनारे बसा हुआ एक कस्बा है, शिप्रा और रामगंगा। चलिए यहाँ से सफ़र थोड़ा सा अब आसान रहेगा, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इस मार्ग पर। तो चलिए रानीखेत में थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया है, पानी नहीं पी लिया, और अब हम यहाँ से आगे की यात्रा अपनी जारी रखेंगे। और इसके बाद का स्टॉपेज होगा वो दोराहाट होगा थोड़ी देर के लिए। दोराहाट के बाद फिर मैं नॉन स्टॉप निकलूँगा चौकुटिया को, लेकिन दोराहाट से मैं फ़ोन करूँगा गेस्ट हाउस में, अगर कमरे होंगे तो ही उसकी तरफ जाऊँगा, अदरवाइज भी दूसरी जगह जाऊँगा। तो ठीक है, रानीखेत का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बहुत ही शानदार मौसम। यहाँ पर मैदानों में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, उसके उलट यहाँ रानीखेत में बढ़िया मौसम हो रहा है। देखो अभी बारिश के भी आसार ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी ठंडा है। और यह है सामने उपाध्याय मिष्ठान भंडार, जो कि आपने मेरी पिछली रानीखेत वाली वीडियो में देखा होगा। तो रानीखेत के प्रसिद्ध मिठाई निर्माता में से एक है ये। केमू स्टेशन है, केमू स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही है ये। तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ फ्यूल भरा सकते हैं। गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, अभी बस गई है अभी छोटी टैक्सियाँ भी हैं। तो यहाँ से करीब 1 घंटा लगभग मेरे को लगेगा दोराहाट का, मान के चलिए। देखिए गर्मा गर्म भुट्टे भुने जा रहे हैं हमारे पहाड़ी दाजू द्वारा। ये देखो ये क्या स्टाइल है, देखो इनका। ये आजकल फूकने का काम नहीं है, आजकल ये हाथ में मशीन है, इसका काम है। देखो यो आम पतेल भेज दिया, बात भी कर रहे हैं फोन में। नरेंद्र भाई तुम्हारे आम को पत्थर भेज दिया कमोल में। अरे मैंने कहा तो गलती से लग गया। अरे कोई बात नहीं कमोल में। चलो कोई बात नहीं, आप दगड़ी थी ना। तो ये है देखो, नींबू भी रखे हैं, नमक नींबू लगाने के लिए। ठीक है बंदा, बन गया देखो भुट्टा इनका। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे दोराहाट की तरफ को। तो ये गांधी चौक, सदर बाजार, रानीखेत का। मैंने कहा चलो खाली क्या जाऊं, रानीखेत तो आपको दिखाता ले जाऊं। और पहली बार इस 360 कैमरे से मैं रानीखेत का व्यू ले रहा हूं। बताना कैसा रहा इसका रिज़ल्ट, कैसा लगा आपको, क्वालिटी कैसी आ रही है ज़रूर बताना। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है इसमें यार, अभी इतनी जल्दी मुझे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं। एक्चुअली मोबाइल की आदत ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, और थोड़ा सा इसमें अभी सीखने में मुझे समय देना पड़ेगा। इसकी कुछ एडिटिंग होती है, कुछ कलर ग्रेडिंग्स होती हैं, कुछ कंट्रास्ट ग्रेड का सेटिंग होती है, कुछ IB, कुछ UV और कुछ
इसकी कॉन्ट्रास्ट से संबंधित चीज़ों की सेटिंग होती है, तो वो मैं अभी नहीं सीख पा रहा हूँ, मुझे आ नहीं रहा है अभी, धीरे धीरे ही आएगा। अभी थोड़ा भीड़ कम है, करीब 2:45 हो चुका है। थोड़ा मैं रुक गया यहाँ पे थोड़ा देर ज़्यादा, और मिठाई वाले मेरे मित्र हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत गपशप में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चला गया। तो इसके बाद मैं सीधे दोराहाट ही टेकूँगा। उसके बाद थोड़ा सा दोराहाट का बना करके फिर निकलूँगा आगे चौखुटिया की तरफ। लेकिन उससे पहले मुझे याद से फ़ोन करना पड़ेगा चौखुटिया अपने गेस्ट हाउस वालों को, पूछना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किस्मत से अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर वहाँ पर मज़ा नहीं आता है। अच्छा रानीखेत, लेकिन अतिक्रमण ने और ट्रैफिक ने रानीखेत को बिल्कुल बदसूरत बना दिया है, और उल्टा सड़कें भी यहाँ की बहुत ख़राब हैं। और ये अभी ख़राब नहीं है, ये सालों से ख़राब है, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल समझ लो एक तरह से सड़कें उधड़ी हुई हैं, कोई मतलब नहीं। अभी आप आगे देखेंगे, आगे और ज़्यादा बुरी हालत में होगी सड़क। यहाँ का रोडवेज बस स्टेशन, सड़कों की हालत तो देखो, ये देखो, पर्यटन नगरी कहते हैं इसको, लेकिन ये दिखती नहीं होगी किसी को। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है, ये सड़क किसी को दिखती नहीं होगी क्या? ये सड़क की बदहाली। ये टैक्सी स्टैंड है दोराहाट चौखुटिया का। मौसम बहुत बढ़िया है, और कुछ भी कहो, सड़कें जैसी भी हों, लेकिन मौसम यहाँ का बड़ा ही बढ़िया है, शानदार। ये देखो भैया, सड़कों की हालत देख लो, गड्ढे हैं बिल्कुल आधे आधे फुट के। आज मैं अपनी पूरी जो यात्रा ज़्यादातर इसी से बना रहा हूँ अपने 360 से। मैंने कहा चलो आज का आप प्रयोग करके देखते हैं, पूरी यात्रा इसी से बना के देखते हैं कैसी बनती है। तो आ गया है जी खिंगारी खाल, एक जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ से एक मार्ग अल्मोड़ा को चला जाता है, और मैंने जाना है नीचे दोराहाट और चौखुटिया को। तो रुकूंगा नहीं मैं यहाँ पे ज़्यादा, सीधे आगे बढ़ूँगा। इससे आगे का सफ़र जो है थोड़ा सा अच्छा और मनभावक हो जाता है, ट्रैफिक कम रहता है, सड़क अच्छी है, यहाँ से दोराहाट तक सड़क बहुत अच्छी है, तो सफ़र करने का मज़ा आएगा। कहाँ प्रयाग 127, बद्रीनाथ 254। चलिए, मौसम ठीक है, बारिश से दिक्कत ज़्यादा थी ना, अब आराम से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब रास्ते में कुछ खास दिखाने को है नहीं, क्योंकि पिछली बार जो है जून में मैंने आपको रानीखेत से दोराहाट से चौखुटिया वाला जो है दिखा रखा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं।
तो चलिए दोराहाट में थोड़ा सा ब्रेक लिया है 10-15 मिनट का। तो अभी करीब 3:30 हो गया है। तो यहाँ से अब आगे चौखुटिया की यात्रा। और चौखुटिया मेरी बात हो गई है गेस्ट हाउस में, वो कह रहे हैं आ जाओ, आराम से कमरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा कमर सीधी करी मैंने यहाँ पर, थकान हो गई थी क्योंकि लंबा रुद्रपुर से यहाँ दोराहाट तक पहुँचने का लगभग मान लीजिए 120-150 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है। अभी 20-25 किलोमीटर का सफ़र और है। तो चलिए ठीक है, इस यात्रा को रखते हैं जारी और नॉन स्टॉप चौखुटिया चलते हैं। आप लोग बने रहें वीडियो के साथ।
तो ये है जी हमारा रेस्ट पॉइंट, मेरा फेवरेट रेस्ट पॉइंट है। बाज़ार नहीं जाना है मुझे, बस थोड़ा सा बाज़ार से पहले करीब 1.5-2 किलोमीटर पर ये मौजूद है और आसपास काफ़ी बढ़िया हरियाली। और ये रहा सामने सैनिक विश्राम गृह चौकुटिया। ये देखिए धान के खेत और ऊपर बढ़िया मौसम, देखो बारिश भी आ रही है ऊपर, देखो वो ऊपर आप देखेंगे तो बारिश भी आ रही है। तो चलिए आज की जो पूरी यात्रा है मेरी वो मेरे इसी 360 कैमरे से हुई है। आज पहली बार मैंने कोई यात्रा जो है अपनी मोबाइल से नहीं बनाई है, 360 कैमरे से बनाई है। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा है। अभी तो एडिटिंग नहीं करी है, लेकिन जब आपको ये मिलेगी तब आप मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा रहा इसका रिज़ल्ट और कैसी इसकी क्वालिटी आई है, तो ज़रूर बताना। तो चलिए ठीक है, एंटर करते हैं अंदर और रूम लेते हैं अपना, आराम करते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात। तो चलिए फाइनली थैंक गॉड टू माई लक, पूरा खाली है आज भी। ये 5 के 5 बेड खाली हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल रात तक कोई नहीं आया, तो फ़िलहाल नहीं आएगा क्योंकि ऑफ सीजन है इस वक्त, अब कोई ऐसा नहीं आता है। अगर आएगा भी तो फिर देखी जाएगी, फिर मैं रूम को स्विच कर लूँगा, रूम में अपना प्राइवेट सिंगल ले लूँगा। ये मेरी उनसे बात हुई है, अगर कोई आया तो। बाकी इसी में अपना सही है। आराम करते हैं और उसको चाय पीने जाते हैं। नहीं, पहले चाय पी आता हूँ, फिर करूँगा आराम। उसके बाद फिर रात के डिनर के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। चलिए आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा सा 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं आ गया हूँ होटल महारानी में, जो कि मेरे सैनिक विश्राम गृह से बिल्कुल नज़दीक में ही है। और यहाँ पर कमरे भी हैं रहने के बढ़िया बढ़िया, और खाना तो यहाँ का बेहतरीन है ही है, तो यहाँ बेस्ट है। अब यहीं परमानेंट मैं इसको यहीं पर अपना खाने का अड्डा रखूँगा, रहने को मैं वहीं रहूँगा। तो चलिए, मैंने एक थाली ऑर्डर करी है, पिछली बार बड़ा इम्प्रेस किया था इनके खाने की क्वालिटी ने मुझे, तो आज मैं दोबारा उसी क्वालिटी की वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो सर हैं, इन्होंने यहाँ पर एकोमोडेशन रहने का और खाने की क्वालिटी को काफ़ी मेंटेन किया है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मैं रमेश पप्पू कांडपाल कहते हैं मुझे, उत्तराखंड से पप्पू कांडपाल में फेमस हूँ जी। महारानी होटल मेरा ही है। तो कब से ये होटल आपने बनाया है? और 2012 से बनाया है। 12 से? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आप अपने कस्टमर को देते हैं? हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि पार्किंग की सबसे बड़ी सुविधा, खाने में नंबर 1, हम सुबह से जो बनाएंगे शाम को एंड होने में उससे दूसरे दिन बेचेंगे। गुड। जो बिल्कुल घर का खाना होता है, तेल कम, मसाले सही, और दूसरी रहने की व्यवस्था हमारी सबसे उत्तम है। कम से कम कमरे कितने के हैं आपके? कम से कम 800। 800 का? हाँ। अगर कोई सिंगल आए तो? सिंगल आए तो 500। 500, राइट। सिंगल आए तो 500 रुपये, डबल में 800 रुपये। ठीक है, उससे ऊपर फिर? ऊपर 1200 रुपये का भी है, 1500 का भी है। चलिए अच्छा है। हाँ चलिए, ये तो अच्छा है। तो कैसा है रहता है रिस्पॉन्स सीजन में? रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहता है। हमें इस बार सीजन थोड़ा डल रहा, लेकिन अदरवाइज हमारे यहाँ पर जो हमारे नाम से ही, महारानी होटल के नाम से कई किलोमीटर से यही रुकने आते हैं। और हमारे कारीगर लोग हैं वो भी काफ़ी, उनके व्यवहार अच्छा है, सब करते हैं। तो कारीगर सब आसपास के ही हैं, गांव के? आसपास के ही हैं, रानीखेत, बागेश्वर, इस साइड की। अच्छा जी। तो बाकी इसके अलावा कुछ शादी पार्टीज, जनबासा? जी, हमारे वहाँ बर्थडे पार्टी का लिए भी फेमस है। शादी का होता है यहाँ पर, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। शादी में चाहे आप 2000 आदमी आ जाओ, 3000 आ जाओ, और 200-400 वाले तो होते ही है। खैर 2-3 हज़ार को आप खिला भी दोगे? बिल्कुल, खाना पीना सब, और बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है। और बिल्कुल नंबर 1 में हमको बाद में बधाई देके जाते हैं। रेट वाइज भी हमारे सबसे उत्तम रेट। अच्छा जी। चलिए, खाने की क्वालिटी आपकी पिछली बार इतनी अच्छी थी, मैं साइड में लगा रहा हूँ इनका जो पैकिंग का, जो अनूठा पैकिंग का इनका जो पैटर्न लगा, वो मैं साइड में लगा दे रहा हूँ। आप देखिएगा, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा अब तक की मेरी इतनी यात्रा रही है। पैकिंग में फॉइल में पैक करके दे देते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अनूठा प्रयोग किया हुआ है। मैं साइड में लगा दे रहा हूँ, आपको पिक्चर दिख रहा होगा वो। तो चलिए सर, अच्छा लगा मुझे बहुत बहुत, और उम्मीद करता हूँ यही क्वालिटी आपकी आगे हमेशा रहे। बिल्कुल रहेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, हमारी थाली लग गई है
और आज मैं पैक करा के नहीं ले जा रहा हूँ, आज मैं यहीं पर खा लूँगा, क्योंकि फिर कमरे में जा कर के भी लबर तबर रही होती है। तो ये इनका हॉल है, डाइनिंग हॉल काफ़ी बड़ा है, और इसके पीछे का हिस्सा भी बहुत बड़ा है। मैं आपको सुबह चाय के समय जब मैं चाय पीऊँगा तब दिखाऊँगा। यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा स्पेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये इनका बहुत ही यूनिक सा रिसेप्शन है, बहुत ही प्यारा रिसेप्शन है। यहाँ पर पार्टीज़ होती हैं, शादी का जनबासा होता है, बारात जैसे हमारे वहाँ जैसे प्राइमरी स्कूल में करते थे पहले जनबासा, तो यहाँ पर सारी जनबासी की व्यवस्था है, चाय पानी बारातियों के। तो यहाँ पर हल्का सा म्यूज़िक सिस्टम भी है, कभी कोई पार्टी वगैरह होती है तो बैठने का काफ़ी बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है। तो मैं तो आज तक कभी देख नहीं पाया था, आज ही मैंने गौर किया ये तो। और बाकी उनके ऊपर कमरे भी हैं, और ये देखिए काफ़ी अच्छा, मतलब होटल में मन से होटल में इन्वेस्टमेंट भी किया है और क्रिएटिविटी भी लाने की कोशिश करी है। आप देख सकते हो, हाँ सीमेंटेड रेलिंग है, देखो ये है लकड़ी सीमेंट का ही, लेकिन आपको दूर से ऐसा लगेगा कि ये खंबा भी वैसे ही लगेगा। हाँ खंबा भी मैंने दिखा दिया, पेड़ जैसा लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट भी पूरी की है और क्रिएटिविटी लाने की भी इन्होंने कोशिश करी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगा है हमारी थाली में। ये हमारी थाली है, इसमें रोटी है और दाल है, थोड़ा सा सैलेड है, सूखी मिर्च शिमला मिर्च की सब्जी है और थोड़ा सा चावल है। तो चलिए काफ़ी है। 100 रुपीज़ में क्या लोगे आप, 100 रुपीज़ की है ये, तो ठीक है। तो चलिए मैं खाना शुरू करता हूँ और उसके बाद फिर होगी आपसे बात।